हेलो एवरीवन। आज क्लास में हम नवपाषाण युग द नियोलिथिक एज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे मध्यपाषाण युग नवपाषाण युग की ओर अग्रसर हुआ। वो कौन नए कारण है, वो कौन नए परिवर्तन है जिसने मध्यपाषाण युग को नवपाषाण युग की ओर अग्रसर किया। सर्वप्रथम कारण है कृषि की शुरुआत। सबसे पहले हमें कृषि की शुरुआत नवपाषाण युग में देखने को मिलता है। इस संबंध में देखें तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहां पर गेहूं और जौ के उत्पादन का प्रथम साक्ष्य हमें मिलता है। यानी प्रथम बार कृषि की शुरुआत का जो साक्ष्य है हमें मेहरगढ़ में मिलता है, और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कृषि के संबंध में और भी बिंदु हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा कारण है कि नवपाषाण युग में पशुपालन का मध्यपाषाण युग की तुलना में बढ़ जाना। इस संबंध में देखें तो पशुपालन की सर्वप्रथम शुरुआत हमें मध्यपाषाण युग में देखने को मिलता है, लेकिन नवपाषाण युग तक आते आते पशुपालन का मध्यपाषाण युग की तुलना में बढ़ जाना है। यानी नवपाषाण युग में हमें पशुपालन की संख्या में वृद्धि देखने को मिलता है, किसकी तुलना में? मध्यपाषाण युग की तुलना में। इस प्रकार से देखें तो नवपाषाण युग में पशुपालन के संबंध में हमें एक और नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण क्या है? पत्थर के औजारों की गुणवत्ता में सुधार, जैसे पत्थर के चिकनाए हुए पॉलिशदार औजारों का इस्तेमाल। सर्वप्रथम हमें पत्थर के चिकनाए हुए पॉलिशदार औजार का इस्तेमाल हमें कहां पे देखने को मिल रहा है? नवपाषाण युग में देखने को मिल रहा है, और ये नवपाषाण युग की एक विशेषता है पत्थर के औजारों के संबंध में। वहीं यदि हम पुरापाषाण युग की बात करें और मध्यपाषाण युग की बात करें तो मध्यपाषाण युग में सबसे पहले छोटे पत्थरों के औजार का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, जिसकी गुणवत्ता पुरापाषाण युग की तुलना में क्या है? ज्यादा है। लेकिन यदि हम नवपाषाण युग के पत्थर के औजारों को देखें तो इसकी गुणवत्ता पुरापाषाण युग और मध्यपाषाण युग इन दोनों की तुलना में ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण युग में जो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता किसकी तुलना में ज्यादा है? पुरापाषाण युग और मध्यपाषाण युग की तुलना में ज्यादा है। और प्रथम बार हमें पत्थर के चिकनाए हुए पालिशदार औजार कहां पे देखने को मिल रहे हैं? नवपाषाण युग में। ये नवपाषाण युग की एक विशेषता है। इस प्रकार हमें एक नया परिवर्तन नवपाषाण युग में देखने को मिल रहा है। चौथा कारण है मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास। प्रथम बार सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास किस युग में हो रहा है? नवपाषाण युग में हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत ने अनाज संग्रह, खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता को बल दिया। कृषि की शुरुआत ने अनाज संग्रह, खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता को बल दिया, जिससे मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ। इस संबंध में देखें तो उदाहरण स्वरूप ईसा पूर्व 4500 के बाद कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये चार नए परिवर्तन, ये चार नए कारण हैं जिसने मध्यपाषाण युग को नवपाषाण युग की ओर अग्रसर किया। अब हम जानेंगे अवधि के बारे में। नवपाषाण युग की अवधि के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस संबंध में देखें तो वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व 9000 में हुई। वैश्विक संदर्भ में देखें तो वैश्विक संदर्भ में देखें तो नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व 9000 में हुई, जबकि भारत के संबंध में देखें तो ईसा पूर्व 7000 का एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो नवपाषाण युग की शुरुआत हमें ईसा पूर्व 9000 में देखने को मिलता है, जबकि भारत के संबंध देखें तो ईसा पूर्व 7000, जिसका एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट क्या कहां पे? मेहरगढ़ में। अब हम जानेंगे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रथम बार कृषि का जो साक्ष्य है हमें कहां पे मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है। और मेहरगढ़ कहां पे? पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। इसी कारण बलूचिस्तान को सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावटों में जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट के अंतर्गत कौन सा स्थल आता है, तो वो क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। ठीक है ना। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, इसे सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट में क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रथम बार हमें स्थायी जीवन का साक्ष्य मिलता है। क्योंकि प्रथम बार हमें यहाँ पे कृषि की शुरुआत देखने को मिलती है, और इस कृषि की शुरुआत ने वहां के जीवन को क्या किया? स्थायी बनाया।
और इस कारण से हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावटों में से ये एक है। कौन? मेहरगढ़। ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, मेहरगढ़ जो है वो बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ जो है वो बोलन नदी के किनारे स्थित है। तीसरा देखें तो बलूचिस्तान में इसे अनाज की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर प्रश्न कभी भी बन सकता है। बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेहरगढ़ को। क्योंकि यदि मेहरगढ़ को देखें तो अभी हमने आपको बताया कि मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है नौपसाड़िप का जहां पर प्रथम बार गेहूं और जौ के उत्पादन का साक्ष्य हमें मिलता है। यानी प्रथम बार वहां पे हमें कृषि की शुरुआत का साक्ष्य हमें मिलता है। चौथा बिंदु मेहरगढ़ के संबंध में महत्वपूर्ण है कि जो मेहरगढ़ है ये सिंधु नदी और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नौपसाड़ीय बसावटों में से एक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो मेहरगढ़ है वो सिंधु नदी और भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है। जो भूमध्य सागर है वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी किनारा है, अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी किनारा है और यूरोप का जो दक्षिणी किनारा है उसके बीच जो सागर है उस सागर को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर बोलते हैं। तो इस तथ्य को समझने के लिए आपको मैप से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको मानचित्र से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको मानचित्र से संबंधित जानकारी नहीं है तो जब आप इस तथ्य को देखें तो इसके लिए आप मानचित्र का उपयोग जरूर करें, नहीं तो आप उसको रटेंगे। यदि आपको समझना है इसका जो चित्र है वो आपके दिमाग में बनना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पे मानचित्र की मदद आपको लेनी पड़ेगी। मेहरगढ़ जो है सिंधु नदी और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नौपसाड़ीय बसावटों में से एक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मेहरगढ़ जो है सिंधु नदी और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नौपसाड़ीय बसावटों में से एक माना जाता है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि सिंधु नदी और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नौपसाड़ीय बसावटों में से जो एक माना जाता है वो कौन सा स्थान है? मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और मेहरगढ़ को जो है बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगला बिंदु हम अध्ययन करेंगे औजार के बारे में। औजार के संबंध में देखें तो नौपसाड़ की एक विशेषता क्या है कि नौपसाड़ में पत्थर के चिकनाए हुए पालिशदार औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक नया परिवर्तन हमें नौपसाड़ में देखने को मिलता है। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। विशेष रूप से जो पत्थर के औजार का उपयोग नौपसाड़ में किया जा रहा है उसमें विशेष रूप से किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में देखें तो प्राचीन की दंती के अनुसार परशुराम को ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार परशुराम को ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। मुख्य औजार में देखें तो खुरचनी, बसुला जो है ये कुल्हाड़ी से मिलता जुलता है, हथौड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में भी आप इन औजारों का इस्तेमाल आप देख सकते हो। अगर हम देखें नौपसाड़ में जो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नौपसाड़ में पत्थर के औजार का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके इस्तेमाल के आधार पर उसे निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा जाता है। 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। नौपसाड़ में जो पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी विशेषता के आधार पर उसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसा है? चंद्राकार कटाई वाले धार के। और जो उत्तर पूर्वी में उपयोग किया जा रहा है कुल्हाड़ी का उसका आकार जो है आयताकार कुंदे वाली चिकनी कुल्हाड़ियों और कभी कभी चौरस फावड़े के रूप में। और जो दक्षिणी भारत में पत्थर के औजार का इस्तेमाल नौपसाड़ में किया जा रहा है उसका आकार कैसा है? अंडाकार है। तो आप चित्र में आप देख सकते हो सभी औजारों को जो इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना। तो नौपसाड़ में पत्थर के औजार के इस्तेमाल के आधार पर उसकी विशेषता के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर पश्चिम में जो पत्थर के कुल्हाड़ी का उपयोग किया जा रहा है, पत्थर के औजार के रूप में जो कुल्हाड़ी का उपयोग किया जा रहा है उसका आकार कैसा है? चंद्राकार है। और उत्तर पूर्वी में देखें तो आयताकार के रूप में, फावड़े के रूप में।
और दक्षिण भारत में देखें तो किस रूप में, अंडाकार के रूप में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।